हेलो ऑल ऑफ यू। क्या तुमको गॉस लॉ याद है? क्या तुमको ये याद है कि गॉस लॉ ने हमारा लाइफ कितना सिंपल बनाया था? हमने कितना मेहनत करके, कितना इंटीग्रेट करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। और जब हमको गॉस लॉ पता चला, यस, दैट वाज फॉर स्पेशल सिमेट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। गॉस लॉ यूज करके हमने बहुत आसानी से बहुत सारे फॉर्मूलाज को 2 लाइन्स में डिराइव कर लिया था। तो आज ऐसा ही एक सिचुएशन इस चैप्टर में भी बनता है। आज हम और एक लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम बुलाते हैं एम्पेयर्स लॉ। और एक बार ये सोच के देखो कि हमने आज तक क्या किया, अब तक क्या किया। हमने अब तक इंटीग्रेट करके लंबे लंबे कैलकुलेशंस करके मैग्नेटिक फील्ड निकाला। आज हम एम्पेयर्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम बहुत आसानी से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस लॉ को यूज कैसे किया जाता है, इस लॉ को हम समझते कैसे। एक बार पहले उस पर ध्यान दें। ठीक है, तो देखो स्क्रीन पे ध्यान दो। मैं स्क्रीन में जो भी चीज बनाया है उसको एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो तुमको सर्कल्स के अंदर क्रॉस एंड डॉट्स दिख रहा है, आई होप से तुमको अब तक पता चल चुका है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग करंट। ये जो डॉट्स दिख रहा है I1 I2, इससे तुमको ये पता चल रहा है कि ये जो करंट है वो किधर पॉइंट कर रहा है भाई साहब, किस तरफ पॉइंट कर रहा है। दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। I3 I4 किस तरफ पॉइंट कर रहा है? I3 I4 आर करंट कैरिंग वायर्स कैरिंग करंट विच इज पॉइंटिंग इनसाइड द स्क्रीन टुवर्ड्स द स्क्रीन। क्लियर है? समझ में आया? फाइन। अब तक हम सबको ये पता चल चुका है कि करंट कैरिंग वायर which contains moving electrons, moving charges, they are sources of what? Magnetic field. तो even though it is invisible, अपने मन के आंखों से देखो कि जितने सारे करंट कैरिंग वायर्स हैं, इन सारे करंट कैरिंग वायर्स अपने चारों तरफ, अपने नेबरहुड में क्या बना के रखा है? मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा है। I1, I2, I3, I4, this are all current carrying sources and they have maintained magnetic field all around the neighborhood. समझ में आ रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है? I1 का, I2 का, I3 का, I4 का किसका है? मैंने सिखाया था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी सिखाया था। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको बनाने में सबका कंट्रीब्यूशन है, किसी एक का नहीं है। जब हम कहते हैं ना इसके नेबरहुड में मैग्नेटिक फील्ड है, किसने बनाया है? इस नेबरहुड में जितने सारे सोर्सेस है, सारे सोर्सेस का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है उस मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में। तो मैग्नेटिक फील्ड को किसने बनाया है? I1, I2, I3, I4 सबका कंट्रीब्यूशन है इस मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में। बात समझ में आई नहीं आया? ओके, अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। हमने यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी शेप का लूप बनाया, दिख रहा है ये लूप? बेसिकली ये देखो, दिस इज द लूप दैट वी हैव ड्रॉन। इज दैट क्लियर? एक मिनट, यस, दिस इज द लूप दैट वी हैव ड्रॉन। क्या ये लूप रियली एग्जिस्ट करता है? ये लूप है क्या? मैं समझाता हूं। देखो, ये कोई रियल लाइफ लूप नहीं है, ये एक्चुअल में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। गॉसियन सरफेस याद है ना? गॉसियन सरफेस तो हमारा इमेजिनेशन था। एक्चुअली में गॉसियन सरफेस तो एग्जिस्ट करता नहीं है, वो हम बनाते हैं, वो हम एज्यूम करते हैं। सिमिलरली ये सरफेस नहीं है, ये लूप है, और ये एक इमेजिनरी लूप है। और इस लूप का नाम हमने क्या दिया है? एम्पीरियन लूप। इस लूप का नाम हमने क्या दिया है? इस लूप का नाम हमने एम्पीरियन लूप दिया है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पक्का? अच्छा, जस्ट नाउ हमने ये डिस्कस किया कि इस पूरे रीजन में क्या है? इस पूरे रीजन में देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। यू ऑल एग्री विद दिस, राइट? तो यू विल आल्सो एग्री कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा जगह चूज करूँ, यहाँ पर एक छोटा सा जगह चूज करूँ, इस पर्टिकुलर जगह पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेट अस से इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरफ पॉइंट कर रहा है। इज दैट क्लियर? इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है? बोलो, वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और इस जगह का जो लाइन एलिमेंट, ये जो लेंथ एलिमेंट है, ये जो लूप है ना, लूप का ये छोटा सा एलिमेंट है dl, वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर। मैंने dl वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ क्यों लिया? बिकॉज ध्यान से देखो, मैंने लूप का जो सेंस लिया है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया है। देखो ये एरो साइन को देखो ध्यान से, कैसे लिया है? एंटी क्लॉकवाइज लिया है। तो dl वेक्टर का भी डायरेक्शन हमने ऐसा लिया। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया मैंने क्या कहा? तो यहाँ पर देयर आर 2 वेक्टर्स। एक तो हो गया बी वेक्टर, किसका? I1, I2, I3, I4 सबने मिला के ये बी वेक्टर बनाया। इस पर्टिकुलर जगह पर, इस लूप के पर्टिकुलर जगह पर ये बी वेक्टर बना हुआ है, और इस जगह पर dl वेक्टर जो लेंथ एलिमेंट, जो लाइन एलिमेंट है, उसका डायरेक्शन कुछ
इस तरफ है, एंड लेट अस से दैट द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड का इस क्लोज लूप के ऊपर लाइन इंटीग्रल निकालें, क्या निकाले? लाइन इंटीग्रल। मैं लिखता हूं, ये लूप, ये लॉ ये बताता है कि इफ यू फाइंड आउट ए लाइन इंटीग्रल दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ p वेक्टर डॉट dl वेक्टर ओवर दिस एंटायर लूप। लाइन इंटीग्रल, लाइन क्यों बोला? बिकॉज ये लूप के अलोंग हमने इंटीग्रेट किया। जब हमने गॉस लॉ यूज किया था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, उसको हम सरफेस इंटीग्रल बुलाते थे बिकॉज उसको हमने सरफेस के अलोंग इंटीग्रेट किया था। एग्जैक्टली इन द सेम फैशन हमने यहाँ पर लेंथ के अलोंग इंटीग्रेट किया, तो हमने इसको लाइन इंटीग्रल बोला। गोला क्यों दिया? गोले का मतलब क्या है कि दिस इज बेसिकली ए क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये क्लोज लूप के ऑल अलोंग हम इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए हमने ये गोला दिया। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी डॉट डी एल, ठीक है ना? देखो इसका मतलब क्या है, इसको अगर तुम खोलोगे ना, अगर इफ यू ओपन दिस अप, बी डॉट डी एल को तुम क्या लिख सकते हो? बी कॉस थीटा इंटू डी एल लिख सकते हो ना, बी कॉस थीटा इंटू डी एल। यस। अच्छा एक बात बताओ, बी कॉस थीटा क्या है? यू नो टेल मी व्हाट इज बी कॉस थीटा? अगर ये बी है, ये अगर थीटा है, तो बी कॉस थीटा जो होगा, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट ड्रॉ करता हूँ, बी का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस थीटा। So b cos theta actually क्या है? b cos theta is actually the component of b along dl. It is a tangential component of b. It is a component of b along dl. बात समझ में आ रहा है? Okay. Okay. So b cos theta into dl. तो हमने क्या किया? b का dl के along component लिखा, that is b cos theta. उसको dl के साथ मल्टीप्लाई किया, that is b cos theta into dl. और यही चीज हमने इस लूप के हर जगह किया। यहाँ पर भी b cos थीटा इंटू डी एल, थीटा तो बदलते रहेगा, बस जस्ट फॉर बताने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर भी b टेंजेंशियल इंटू डी एल, यहाँ पर भी b टेंजेंशियल इंटू डी एल, यहाँ पर भी हम b टेंजेंशियल इंटू डी एल करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते 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 पूरा लूप कवर करेंगे, और सारे टर्म्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मतलब b टेंजेंशियल, b cos थीटा को ही मैं b टेंजेंशियल बुला रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो b टेंजेंशियल इंटू डी एल हर जगह करूंगा, उन सारी चीजों को ऐड करूंगा। इंटीग्रेशन का मतलब यही है, बिकॉज हमने क्लोज लूप में ये किया है, हमने गोला साइन दिया है। और एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि अगर मैं इन सारे टर्म्स को ऐड करूं, दिस समेशन विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दिस एम्पिरियन लूप। बात समझ आए मैं क्या कह रहा हूं? इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट enclosed by this Amperian loop। तो ध्यान से देखो, इस Amperian loop ने किसको किसको enclose करके रखा? I1, I2 and I3। बात समझ में आ रहा? Is that clear? याद है ना, गॉस लॉ में ऐसा ही था, इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed। यहाँ पर हम current enclosed कह रहे हैं। Is that clear? पक्का समझ में आया? तो मैं फिर से इसको अच्छे से लिखता हूँ। Let us write this as integration of b vector dot dl vector is equal to what? Mu naught times the total current enclosed, and this is our famous Ampere's law that we have been talking about so far। इसी को ही हम Ampere's law कहते हैं। आई होप सो तुमको ये समझ में आया कि ये बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? ओके फाइन, बढ़िया है, यहाँ तक आई होप सो सबको समझ में आया। अभी करंट एनक्लोज जब हम लिखना चाहेंगे, देखो डायग्राम देख के तो ये समझ में आ रहा है, ये ब्लैक कलर का जो एम्पिरियन लूप है, इसने किसको किसको अपने अंदर एनक्लोज करके रखा है? I1, I2 एंड I3। लेकिन इस कहानी में साइन का पंगा आएगा, बिकॉज अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से देखो, I1, I2 ये वाला करंट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू एंड I3 इज पॉइंटिंग इनसाइड द स्क्रीन। तो कौन से करंट को हम प्लस लिखेंगे, कौन से करंट को हम माइनस लिखेंगे, ये सिखाऊंगा अभी मैं तुमको, ठीक है ना? ये सीखेंगे अभी हम। चलो थोड़ा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ओके ओके, नाउ वी आर रेडी टू टॉक अबाउट दिस। ये नेक्स्ट डायग्राम पे ध्यान देते हैं, ठीक है? सेम सिनेरियो है, इस बार हमने सिर्फ दो करंट लिया। सो दिस ब्लैक कलर जो तुमको दिख रहा है, दिस इज द एम्पिरियन लूप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर क्रॉस साइन का मतलब क्या है कि करंट इस लूप के अंदर घुस रहा है, डॉट का मतलब क्या है कि यहाँ से निकल रहा है, और तुम ऊपर से देख लो। लेट अस से यू आर वाचिंग फ्रॉम द टॉप, ठीक है ना? ऊपर से देख लो ऐसा। हम क्या निकालना चाहते हैं? हम
कौन से करंट के आगे प्लस लगाएंगे और कौन से करंट के आगे माइनस लगाएंगे, ये सीखना चाहते हो। तो इसको पता करने के लिए फिर से तुमको अपना राइट हैंड यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? राइट हैंड यूज करना पड़ेगा। मैग्नेटिज्म में राइट हैंड को बहुत यूज करना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। यू टेक योर राइट हैंड and you take your fingers दिख रहा है तुमको? यस, यू टेक योर फिंगर्स एंड डायग्राम को ध्यान से देखो। मैंने एक प्यारा सा हाथ बना के रखा है। तो तुम अपने फिंगर्स से क्या करोगे? यू विल कर्ल योर फिंगर्स अलोंग द सेंस ऑफ इंटीग्रेशन। सेंस ऑफ इंटीग्रेशन मतलब इस लूप में ध्यान से देखो, हमने इंटीग्रेट किस तरफ किया। देखो डीएल वेक्टर इस तरफ चूज किया था, इस तरफ इसलिए चूज किया था बिकॉज एरो हमने ऐसा लिया। तो सेंस ऑफ इंटीग्रेशन इन दिस केस इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। इस डायग्राम में सेंस ऑफ इंटीग्रेशन इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। इस डायग्राम में भी सेंस ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब तुम लूप में दो तरीके से घूम सकते हो, क्लॉकवाइज घूम सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हो। सही है? पक्का? तो इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम हम लूप में जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज गोल घूम रहे हैं। सो यू टेक योर राइट हैंड, टेक योर फिंगर्स एंड कर्ल योर फिंगर्स अलोंग दिस सेंस ऑफ इंटीग्रेशन। जिस तरफ तुम्हारा इंटीग्रेशन जा रहा है, अगर इन दिस केस एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यस, इन दिस केस अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ तुमसे, यस, इन दिस केस अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तुमको क्या करना है? यू कर्ल योर फिंगर्स अलोंग दिस सेंस ऑफ इंटीग्रेशन and the direction along which the thumb is pointing will represent the positive direction of current. In this particular case, ध्यान से देखो, अगर मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूँ एंटी क्लॉकवाइज, मेरा थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं डायग्राम को ध्यान से देखूँ, I2 करंट, ये थंब दिख रहा है, ये थंब, ये वाला थंब देखो, थंब के अलोंग क्या I2 करंट है, इसीलिए हमने I2 करंट के आगे कौन सा साइन दिया? बताओ, बोलो कौन सा साइन दिया? प्लस साइन दिया। और इस करंट को जिस तरफ, जो जिसका डायरेक्शन इस थंब के ऑपोजिट डायरेक्शन है, उसके आगे हमने क्या साइन दे दिया? -I1। तो यहाँ पर अगर मैं क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लॉ लगाना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड इन दिस केस। और हम इसको क्या लिखेंगे? प्लस I2, इज दैट क्लियर, एंड -I1, ऐसे लिखना है। बात समझ में आया? दिस इज हाउ वी असाइन साइन टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन है, अपने फिंगर्स को उस तरफ कर्ल करो, थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा, दिस डायरेक्शन में जो करंट है उसका साइन क्या होगा? बोलो, उसका साइन पॉजिटिव होगा। और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है, उसका साइन हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? पक्का? इसको पॉज करो, पॉज करके अच्छे से छोटे छोटे चीज़ों को अच्छे से लिख के रखो, बहुत ज़रूरी, ठीक है। हमने अभी जस्ट नाउ जो सेंस ऑफ इंटीग्रेशन एंड थंब के डायरेक्शन के बारे में जो डिस्कस किया, तो उसको थोड़ा और यूज़ करते हैं तो और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको समझाता हूँ, पहले वाले डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। पहले वाले डायग्राम में मैंने 3 लूप्स बनाया, लूप 1, लूप 2, लूप 3, और ग्रीन कलर के एरो से मैंने हर किसी लूप का सेंस ऑफ इंटीग्रेशन शो किया है, ठीक है। अच्छा, अभी हम एम्पेयर्स को इन तीनों लूप्स में लगाएंगे। करंट है I1, I2, I3, सबका डायरेक्शन दिया हुआ है। लगाते, चलो लगाते, जस्ट टू टीच यू की डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट लूप। सो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट लूप, लेट अस से ऑफ द फर्स्ट लूप, इंटीग्रेशन ऑफ p वेक्टर डॉट dl वेक्टर अगर मैं करूंगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड। एंड ध्यान से देखो, अगर मैं पहले लूप को देखूं, ये सेंस ऑफ इंटीग्रेशन किस तरफ है भाई? ये सेंस ऑफ इंटीग्रेशन है क्लॉकवाइज। सो इफ आई कर्ल माय फिंगर्स क्लॉकवाइज, माय थंब विल बी पॉइंटिंग इनसाइड द स्क्रीन। कम ऑन, अभी करो, टेक योर हैंड, कर्ल योर फिंगर्स अलोंग दिस सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, और थंब किधर पॉइंट कर रहा है? इनसाइड द स्क्रीन। और करंट I1 भी उसी तरफ है, इनसाइड द स्क्रीन। तो करंट I1 का साइन हम क्या पुट करेंगे? कम ऑन, करंट I1 का साइन हम क्या पुट करेंगे? दैट इज प्लस I1। पकड़ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? अभी अगर मैं सेकंड वाले केस में देखूँ, इन केस ऑफ सेकंड वन, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, सेकंड लूप के बारे में देखूँ, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड। ये सेकंड वाला लूप है, ध्यान से देखो ये कैसा है? दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मैं अपने फिंगर्स को करो, यूज योर राइट हैंड, स्क्रीन में दिख रहा है, अब भी करो, अब भी यूज करो अपने हाथ को। अगर मैं ऐसे इंटीग्रेट करूंगा तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? थंब तुम्हारे तरफ, it should be pointing towards you. If I curl my fingers, it will be pointing towards you, and if it is pointing towards you, I2 is also pointing towards you. तो I2 करंट का डायरेक्शन क्या होगा बताओ?
बताओ पॉजिटिव, एंड I3 का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव, सो प्लस I2, करेक्ट, एंड माइनस I3। इज दैट क्लियर? ओके, आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। एंड लेट अस से कि अभी अगर हमको थर्ड लूप में लगाना है, लेट अस टॉक अबाउट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द थर्ड लूप, तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, लेट्स सी थर्ड लूप इज द बिगेस्ट लूप, उसने I1 I2 I3 तीनों को एनक्लोज करके रखा है, एंड इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मैं अपने फिंगर्स को इस तरफ कर्ल करूँ, द फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, so the current which is pointing towards me will be positive, and in this case it is what, I2 is pointing towards me, I1 and I3 का साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो प्लस I2, is that clear, minus I3, is that clear, and minus I1, ठीक है ना, प्लस I2, it's pointing towards you, it is plus I2, minus I3, minus I1। I hope so तुमको आइडिया मिल रहा है इसको कैसे यूज करते, ठीक है ना, ओके। और एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा, इस चीज को लेकर रखना है, अगर तुम्हारे पास ऐसा एक सिनेरियो है, करंट वर्टिकली पास कर रहा है, एक करंट एट एन एंगल पास कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इन दिस केस अगर तुम एम्पेयर्स लॉ लगाओगे, पी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड, तो करंट एनक्लोज्ड में क्या लिखोगे, सो इफ आई सी द सेंस ऑफ इंटीग्रेशन इट इज this way and my thumb is pointing out upwards, करो चेक करो, thumb is pointing outwards, that means I1 का साइन भी पॉजिटिव, I2 का साइन भी पॉजिटिव, सो प्लस I1 तो हम लिख देंगे, लेकिन I2 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I2 साइन थीटा, कम ऑन, बिकॉज ये थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो हमको क्या लिखना चाहिए, I2 साइन थीटा। ये गलती कभी भी मत करना, I2 वेक्टर नहीं है भाई, I2 करंट का भी वेक्टर क्वांटिटी है, करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में, तो यहाँ पर तुम I2 को रिजॉल्व नहीं कर सकते, इट्स वेरी सिंपल यार, तुमको सिर्फ ये देखना है कि लूप ने कितना करंट को एनक्लोज करके रखा है, सीधा सीधा एक ही जवाब होगा, सर I1 एंड I2 को एनक्लोज करके रखा है, दोनों का साइन हम क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे, दैट इज I1 प्लस I2, सो इन दिस केस तुम एम्पियर्स रूल को ऐसे यूज करो। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं ना? इसको कॉपी करो। तो सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एम्पेयर्स, ये लॉ क्यों चाहिए, लॉ को कैसे यूज करना है वो तो हमने जस्ट नाउ सीख लिया, लेकिन एम्पेयर्स लॉ क्यों जरूरी है? देखो, एम्पेयर्स लॉ हमको कोई नया चीज नहीं बता रहा, एम्पेयर्स लॉ के थ्रू भी हम मैग्नेटिक फील्ड बी का एक्सप्रेशन ही निकालेंगे, आगे जाके मैं दिखाऊंगा, और ये काम बायो सेवर्ट लॉ भी तो कर ही रहा था, बायो सेवर्ट लॉ भी तो हमको किसी एक करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये तो बता रहा था, एम्पेयर्स लॉ भी हमको यही बताएगा आगे जाके। सो व्हाई एम्पेयर्स? देखो, ये जो सिचुएशन है ये कोई नया सिचुएशन नहीं है, एग्जैक्टली हमको ऐसा ही सिचुएशन इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी मिला था, इफ यू रिमेंबर कूलम्स लॉ एंड गॉस लॉ। कूलम्स लॉ भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बता सकता है, करेक्ट, और हमने इंटीग्रेट करके बहुत मेहनत से बहुत सारा फील्ड का एक्सप्रेशन भी निकाला था, लेकिन अगर हमारे पास एक सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, गॉस लॉ विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड, इट इज ऑलवेज हैव एन एडवांटेज। हम ये गॉस लॉ अप्लाई करके हम बहुत सारे कैलकुलेशंस को स्किप कर सकते हैं, बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही सिचुएशन इस चैप्टर में भी बन रहा है, एम्पेयर्स लॉ विल हैव एन अपर हैंड on the Biot-Savart law if you are dealing with a symmetric magnetic field line distribution. In fact, Gauss law and Coulomb's law में जो सिचुएशन बन रहा है, एम्पेयर्स लॉ एंड Biot-Savart law में भी वैसा ही सिचुएशन बन रहा है, राइट? देखो, गॉस लॉ किसको कनेक्ट करता है? गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज के साथ कनेक्ट करता है ना? इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। E को Q के साथ कनेक्ट कर रहा है, फील्ड को सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। एम्पेयर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड। मैग्नेटिक फील्ड B को सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, करंट के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना? तो इसका एक्चुअल फील्ड तुमको तब मिलेगा जब हम कोई एक सिचुएशन लेंगे, और मैंने तुम्हारे लिए एक सिचुएशन लेके रखा है, उसको डिस्कस करते हैं, तब जाके तुमको क्लियरली पता चलेगा कि किस तरीके से एम्पेयर्स लॉ का एक अपर हैंड आएगा इफ यू हैव ए सिमेट्रिक फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखते हैं। तो चलो इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। स्क्रीन में ध्यान दे दो, ये इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है,
correct? This is an infinitely long current carrying wire. This is the direction of current and I am very sure about it कि अब तक सबको पता तो चल चुका है कि ये किस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है. We put our thumb along the direction of current, curl our fingers, तो ये गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है. मैंने सिर्फ एक ही दिखाया है. गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं और सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी करंट कैरिंग वायर को अपना एक्सिस बना के गोल गोल लूप्स बनाता है. इज दैट क्लियर? और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो ब्लैक कलर का मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के रखा है, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज रेडियली सिमेट्रिक. व्हाई डिड आई यूज द वर्ड रेडियली सिमेट्रिक? रेडियली सिमेट्रिक का मतलब क्या है? देखो यहाँ से r रेडियल डिस्टेंस पे b का वैल्यू हमेशा क्या होगा? सेम. दैट मीन्स मैं ये बोलना चाहता हूँ कि करंट कैरिंग वायर से अगर r डिस्टेंस पे कहीं पर भी, देखो r डिस्टेंस पे, यहाँ पर r डिस्टेंस पे, यहाँ पर r डिस्टेंस पे, यहाँ पर r डिस्टेंस पे, करंट कैरिंग वायर से r डिस्टेंस पे कहीं पर भी अगर b का वैल्यू निकालोगे वो क्या निकलेगा? सेम. दैट इज द रीजन मैं इस फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन को रेडियली सिमेट्रिक कह रहा हूँ. बात समझ में आ रहा है? b का वैल्यू तभी बदलेगा अगर r बदलेगा तो, राइट? b का वैल्यू तभी बदलेगा अगर r बदलेगा तो. दैट इज द रीजन दिस फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन इज रेडियली सिमेट्रिक. फाइन. अच्छा, तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा मैं बताता हूँ. बेनिफिट क्या मिलेगा? अभी हमको b का वैल्यू निकालना है तो हम एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे. तो सबसे पहला स्टेप यह है एक प्रॉपर एम्पीरियन लूप चूज करना. क्या चूज करना? एक प्रॉपर, बोलो, एम्पीरियन लूप. और एम्पीरियन लूप हम कैसे चूज करेंगे? तो ध्यान से सुनना. ये जो तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायग्राम दिख रहा है, एग्जैक्टली इसी के ऊपर हम अपने एम्पीरियन लूप को ओवरलैप कर देंगे. क्या कहा मैंने? जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायग्राम है एग्जैक्टली वैसा हमारा एम्पीरियन लूप है. ठीक उसी के ऊपर हम अपने एम्पीरियन लूप को क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर देंगे. ओवरलैप कर देंगे. ये अगर हमारा B का डायग्राम है, ये हमारा एम्पीरियन लूप भी है. बोथ ऑफ देम आर ओवरलैपिंग. B वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो हमने एम्पीरियन लूप का डायरेक्शन भी, देखो एरो देखो, उसी तरफ लिया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये दिख रहा है B वेक्टर, रेड कलर में B वेक्टर, और ये जो ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है ये हमारा DL वेक्टर है. दैट मींस B वेक्टर एंड DL वेक्टर दोनों को हमने एक ही डायरेक्शन में चूज किया है. बात को समझो. B वेक्टर एंड DL वेक्टर बोथ ऑफ देम आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. और हमने यहाँ पर जो एम्पीरियन लूप चूज किया है उस एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट पे B का वैल्यू क्या होगा? B का मैग्नीट्यूड क्या होगा? B का मैग्नीट्यूड सेम होगा. और हर जगह इस लूप के हर जगह B एंड DL के बीच एंगल हमेशा क्या होगा? B एंड DL के बीच एंगल हमेशा क्या होगा? 0 डिग्री. इसका टॉप व्यू जो है मैंने यहाँ पर पास में बना के रखा है, तुमको अच्छे से फील आएगा तब. चलो इस डायग्राम को देखते हैं. ये दिख रहा है? ओके, ये हो गया हमारे इसी प्रीवियस डायग्राम का टॉप व्यू. ऊपर से हम देख रहे हैं. ये डॉट का मतलब क्या है? ये करंट जो है वो तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है. ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायग्राम भी ऐसा है और एम्पीरियन लूप को भी हमने ऐसा ही माना है. और हर जगह B का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, because this is a circular loop and every point on the Empyrean loop is at the same distance from the infinitely long current carrying wire. So B will be same in magnitude, and S because the sense of the loop is taken along the same direction as the magnetic field. B and DL, this red arrow and the blue arrow, they are overlapping with each other. B and DL के बीच एंगल हमेशा क्या होगा? 0 डिग्री होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, तो इससे एडवांटेज क्या मिलेगा? अरे यार, यही तो है ब्यूटी एम्पियर्स लॉ का. तो मैं ये कह रहा था कि अभी अगर हम एम्पियर्स लॉ यूज करते वो कैसे होगा वो देखते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर. ठीक है, पहले इसको खोल के देखते हैं. इंटीग्रेशन B डॉट DL का मतलब है कि B DL and cos of angle between B vector and DL vector. And as we have seen in the diagram, हर जगह B and DL के बीच कितना एंगल है? 0 डिग्री. और ये भी समझो कि B का मैग्नीट्यूड क्या है? हर जगह B का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या है? सेम. तो हम क्या कर सकते हैं? इस इंटीग्रेशन के बाहर B को ला सकते हैं और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा? DL बच जाएगा, बिकॉज cos 0 क्या हो जाएगा? 1. एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ DL? DL लेंथ है भाई, DL वेक्टर नहीं है, DL लेंथ है. उस एलिमेंट का लेंथ है. तो ये DL नेक्स्ट DL नेक्स्ट DL, तो लेंथ 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 लेंथ.
अगर मैं क्लोज लूप में लेंथ को इंटीग्रेट करते जाओ, dl इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे इस पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा। तो बेसिकली हमको क्या मिलेगा, b इंटू 2πr। बात को समझो, देखो कितना आराम से इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो गया। क्यों सिंप्लीफाई हुआ, इस पे ध्यान दो यार। b कांस्टेंट था इसलिए निकल गया, एंगल 0 डिग्री है इसलिए cos 0 1 हो गया। अगर b अलग अलग जगह होता, अगर b अलग अलग होता अलग अलग जगह, हम उसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकाल सकते। थीटा अगर अलग अलग जगह अलग अलग होता, उसको भी इंटीग्रेशन के बाहर निकाल नहीं सकते। एस बिकॉज हमारा फ्री लाइन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक है, b का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है। दैट इज द रीजन ये इंटीग्रेशन इतना सिंपल हो गया। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? एक मिनट। ओके, अभी 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 अगर हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से लिखते हैं बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटू क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2πr इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एंड क्लोज। एंड ध्यान से देखो, अगर हम अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो थंब जिस तरफ है उसी तरफ करंट है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हम लेंगे, पॉजिटिव तरह से, दिस इज आई। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम p का वैल्यू लिखना चाहे वो क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय व्हाट, 2πr। बात समझ आया कुछ? बात समझ आया कुछ? ये क्या है भाई? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। यही डिराइवेशन हमने पहले किया था और इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन था। देखो अभी 2 लाइन में आ गया। सो दिस इज द बेनिफिट दैट वी हैव if we choose, if we have a symmetric magnetic field distribution। और ऐसे सिचुएशन में अगर हम एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से पॉज करो, अच्छे से लिख के रखो जो चीज़ हमने यहाँ पर लिख के रखा है। देखो मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख के रखा है, इन नेचुरल चॉइस ऑफ एम्पियर एंड लूप इज कंसेंट्रिक विद द कंडक्टर। हमने लूप को भी कंडक्टर के साथ कंसेंट्रिक माना है। बी सेम विद ऑल द पॉइंट्स, मैग्नीट्यूड बी एंड डी एल अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। यहाँ पर मैंने सिलिंड्रिकल सिमेट्री के बारे में बात किया है, ठीक है ना। हाँ, बेसिकली इसको हम सिलिंड्रिकल आर पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग आर पे सिर्फ बी बदलेगा, अदरवाइज आर अगर सेम है तो बी का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, आई थिंक सो आई हैव यूज्ड ए रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। इसको एक्चुअली सिलिंड्रिकल सिमेट्री बोलना चाहिए, रेडियल सिमेट्री बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज रेडियल होने से तो स्फीयर वाला केस आ जाएगा। सो आई एम रियली सॉरी, इस वर्ड को करेक्ट कर लेना, विल कॉल इट एज व्हाट, सिलिंड्रिकल सिमेट्री, राइट। बिकॉज आर डिस्टेंस पे अगर मैं एक शेप कंस्ट्रक्ट करूँ जहाँ पर बी का वैल्यू कांस्टेंट होगा, वो सिलेंडर के शेप में ही होगा, तो इसको सिलिंड्रिकल सिमेट्री बुलाना, रेडियल मत बुलाना। मैंने गलती से रेडियल वर्ड यूज किया, ठीक है। बस यही बताना। यहाँ पर 5th पॉइंट में एक छोटा सा पॉइंट हमने लिख के रखा है। देखो ये वायर को हमने क्या माना, इनफाइनाइट माना। तो वायर इनफाइनाइट कब होगा ये बताओ? तुमको लग सकता है रियल लाइफ में कभी भी कोई करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन एक वायर का अगर हम बहुत पास आ जाते हैं, देखो ये अगर वायर है और इसको हम बहुत पास लेके आ जाते हैं, लेट्स से हियर, मैंने ये चीज़ पहले भी बताया था, इतना पास लेके आ जाएंगे तो मेरे लाइन ऑफ साइट को, आई थिंक से तुमको दिखाई दे रहा है, आई होप से तुमको दिखाई दे रहा है, वी ब्रिंग इट वेरी क्लोज। इसके टिप को देखने के लिए मेरे लाइन ऑफ साइट को 90 डिग्री ऊपर जाना पड़ेगा और इसके बॉटम को देखने के लिए मेरे लाइन ऑफ साइट को नीचे 90 डिग्री जाना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन यही पेन क्या बन जाएगा, ये पेन इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज ओनली वैलिड फॉर लोकेशंस व्हिच आर वेरी क्लोज टू दिस करंट कैरिंग वायर, ठीक है। सो यही कंप्लीट स्टोरी है एम्पियर्स लॉ का। आई होप से तुमको ये समझ में आया, इसको कॉपी करो। तो इस कहानी को आज यही खत्म करेंगे। इसका एप्लीकेशन है नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है और नए नए सिचुएशंस लेंगे और दिखाऊंगा कि कितना इजी है, कितना एडवांटेजेस है एम्पियर्स लॉ यूज करना। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।